नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, साथ ही साथ UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में सफलता दिलाना है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ हूँ। उस चैनल के साथ जुड़कर आप लोग इस वीडियो से संबंधित PDF आसानी से पा सकते हैं और यह PDF आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने टीचिंग मेथड से रिलेटेड पार्ट 1 जिसमें शिक्षक केंद्रित विधि का विस्तृत व्याख्या किया गया था। आज टीचिंग मेथड पार्ट 2 के अंतर्गत मैं छात्र केंद्रित विधि का विस्तृत व्याख्या करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो निरंतर लेकर आऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने अध्ययन के क्रम में जिस टॉपिक पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं उस टॉपिक को मैं विस्तृत व्याख्या कर सकूं और आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसकी व्याख्या कर सकूं। साथ ही दोस्तों, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में क्रैश कोर्स का भी शुरुआत करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग पेपर 1 के 10 यूनिट्स का विस्तृत नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ उसका लेक्चर वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग मेथड पार्ट 2 के अंतर्गत छात्र केंद्रित विधि। अर्थात यह एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र ही सर्वोपरि होगा। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षक केंद्रित विधि का जब विस्तृत व्याख्या किया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारा शिक्षक की क्रियाविधि सबसे प्रमुख होगी, जबकि छात्र केंद्रित विधि में छात्र की क्रियाविधि सबसे प्रमुख है। इसे हम मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से भी जानते हैं। छात्र केंद्रित विधि को मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसमें छात्रों की योग्यता, उनकी आवश्यकता, अपेक्षाओं एवं रुचि के अनुरूप शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों में स्वतंत्र चिंतन का भी जन्म होता है और समस्या समाधान से संबंधित प्रशिक्षण भी उनको मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छात्र केंद्रित विधि में एक शिक्षक केंद्र की भूमिका में न रहकर केवल सलाहकार की भूमिका में होता है और छात्रों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और उसके रुचि के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाता है। साथ जिससे क्या होता है कि उनकी स्वतंत्र चिंतन का जन्म होता है, वे खुले वातावरण में जी सकते हैं और खुले वातावरण में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को समाधान ढूंढने में शिक्षक मदद करता है। इसमें छात्र हमारा केंद्रीय भूमिका में होते हैं। इस विधि में शिक्षक का कर्तव्य है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है। क्या कर्तव्य है? कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिसमें छात्रों में समस्याओं का विकास किया जा सके और छात्रों के लिए पर्याप्त संसाधन एवं सामग्री जुटा सके। जब तक छात्रों में समस्या का जन्म नहीं होगा, उनके मस्तिष्क में हलचल नहीं होंगे, तब तक छात्रों में प्रश्न उपज कर दिमाग में नहीं आएंगे, अर्थात मस्तिष्क में प्रश्न नहीं बनेंगे। जब मस्तिष्क में प्रश्न नहीं बनेंगे तो उनकी जिज्ञासा का भी जन्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न करे और संसाधन सामग्री जुटाए उस समस्या के हल के लिए। इसमें शिक्षक छात्रों की
उपकल्पना के कथन निर्माण और परीक्षण में सहायता करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उपकल्पना के कथन निर्माण अर्थात छात्र के अनुमान लगाने के लिए और उससे जो स्टेटमेंट निकल कर आता है उसके ट्रेनिंग देने के लिए भी टीचर मुख्य भूमिका में होते हैं। छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत बालकों की व्यक्तिगत विविधताओं को संतुष्ट किया जाता है, यानी कि हर एक बालक की अपनी अपनी विविधता है, वह हर एक वातावरण के अनुसार अर्थात एक निश्चित वातावरण के अनुसार उनके मस्तिष्क का विकास होता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट एक जैसे वातावरण में अपने मस्तिष्क का विकास करें, बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए अपनी व्यक्तिगत विविधता होती है। लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उन व्यक्तिगत विविधताओं को संतुष्टि प्रदान करे। इसमें छात्र केंद्रीय भूमिका, जबकि शिक्षक सलाहकार और मददगार के रूप में होते हैं। छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत कुछ प्रमुख विधियां समाहित है और आने वाले दिनों में छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत इन्हीं से प्रश्न बनेंगे आप लोगों के समक्ष, क्योंकि प्रीवियस ईयर में विगत यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इन सभी विधियों के अंतर्गत से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक्स मेथड्स और पर्यवेक्षण विधि, इन सभी से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आने वाले दिनों में पुनः इन सभी विधियों से प्रश्न बनेंगे, इसकी संभावना है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिसके सहारे आप लोगों को छात्र केंद्रित विधि का विस्तृत व्याख्या मिल सके। तो परियोजना विधि को हम सभी प्रोजेक्ट मेथड अर्थात योजना विधि भी कहते हैं। इसे दार्शनिक रूप से परियोजनावाद भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि दार्शनिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, परियोजनावाद कहा जाता है। और इसके प्रणेता जॉन डेवी महोदय को माना जाता है। ठीक है, इनकी प्रणेता किसे इनके माने जाते हैं, जॉन डीवी को इनके प्रणेता माने जाते हैं। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो परियोजना विधि के प्रवर्तक डॉक्टर किलपैट्रिक को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में परियोजना विधि के प्रवर्तक डॉक्टर किलपैट्रिक को माना जाता है और इनका संशोधन जे.ए. स्टीवेंसन ने किया। ठीक है, किन्होंने किया, जे.ए. स्टीवेंसन ने किया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देना, स्टीवेंसन ने इनके संशोधन किया परियोजना विधि का, तो इनको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं कि परियोजना विधि की परिभाषा किस प्रकार दिया जा सकता है। तो परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, अर्थात बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसीलिए परियोजना विधि एक उद्देश्य के माध्यम से किया जाता है और विशेषकर यह सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और इसमें समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात एक खास समस्या को ध्यान में रखकर इसमें कार्य किया जाता है इस विधि के अंतर्गत, अर्थात परियोजना विधि के अंतर्गत। इसके अगर हम सिद्धांत की बात करें, मूल आधार की बात करें, तो करके सीखने का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, करके सीखने का सिद्धांत, परियोजना विधि में करके सीखने का सिद्धांत और जीवन द्वारा सीखने का सिद्धांत पर जोर दिया गया है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर दिया गया है परियोजना विधि में, एक करके सीखने का सिद्धांत, दूसरा जीवन द्वारा सीखने का सिद्धांत। अब हम आते हैं समस्या समाधान विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें शिक्षक एक सलाहकार के रूप में रहते हुए बच्चों के समक्ष समस्याएं उत्पन्न करती हैं और उन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास समस्या समाधान विधि में किया जाता है। अर्थात बच्चों के समक्ष जिन जिन समस्याएं आती हैं उन सभी का समाधान शिक्षक द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु हमारा है आगमन निगमन विधि। आगमन को इंडक्टिव मेथड और निगमन को डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। यह टर्म विशेष रूप से इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड यूनिट 6 में भी समाहित है। आगमन विधि में
विशेष से सामान्य की ओर कार्य करता है, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर। आगमन विधि में क्या होता है कि स्वयं निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें कि किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो वह नीचे की ओर गिरती है, इससे हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण ऊपर फेंकी गई वस्तु सभी नीचे की ओर आती है। तो यह क्या है कि एक विशिष्ट से सामान्य की ओर स्पष्ट बात कर रहा है। इसमें निरीक्षण किया जाता है, आगमन में उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, साथ ही साथ नियमों का परीक्षण और सत्यापन भी किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन क्षमता का विकास करता है और बालकों में स्वयं करके सिद्धांत अर्थात स्वयं करके सीखने के सिद्धांत का विकास होता है। विशेष रूप से आगमन विधि का प्रयोग गणित, विज्ञान, व्याकरण और के शिक्षण में आसानी होती है और यह आगमन विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, यानी कि यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जबकि हम निगमन विधि का बात करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम नियमों को बताया जाता है और नियमों का जांच के लिए उदाहरण भी दिए जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि किसी सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले सिद्धांत दिया जाता है, उसके साथ साथ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। विशिष्ट उदाहरणों की इसमें प्रस्तुति होती है और उसका सत्यापन होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में इस विधि का प्रयोग करते हैं और इसमें सत्यता की जांच भी आसानी से हो जाती है और आगमन निगमन विधि पूरक है। लेकिन निगमन विधि रटने की प्रवृत्ति को विकास करता है, क्योंकि पहले हमारा सिद्धांत आता है तो सिद्धांत जब पहले आएंगे तो बच्चे उसको रटने का कोशिश करेंगे और यह अस्पष्ट और अस्थायी होता है। विद्यार्थियों में क्या होता है निगमन विधि से कि पूर्व से निष्कर्ष ज्ञात होता है, इसीलिए उसमें वो रुचि नहीं ले पाते। अब हम आगे विधि आते हैं खेल विधि। वास्तव में खेल की परिभाषा को अगर हम स्पष्ट करें कि खेल क्या है, खेल विधि हमारा क्या है, तो बिना उद्देश्य से जो कार्य हम करें वही हमारा खेल है। ठीक है, जब बिना किसी उद्देश्य से कार्य किया जाए तो हमारा खेल के अंतर्गत शामिल होता है। क्रो एवं क्रो विद्वान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, क्रो एवं क्रो विद्वान के अनुसार खेल को उस क्रिया के रूप में हम सभी परिभाषित करते हैं जिसमें एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी उस समय व्यस्त रहता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात यह अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया आनंद के लिए किया जाए तो वही हमारा खेल होता है और बिना किसी उद्देश्य की यह प्रक्रिया है। खेल विधि जो है बिना किसी उद्देश्य की प्रक्रिया है, इसीलिए इसे हम खेल कहते हैं। केवल इसमें हमारा आनंद समाहित है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों में जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है, स्वतंत्र होती है, उद्देश्य रहित होती है, लेकिन रुचि जनित क्रिया होती है। और इसी खेल विधि के अंतर्गत हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक्स का, और इसी खेल के अंतर्गत प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि सभी शामिल हैं। अब हम आगे बात करते हैं विशेष महत्वपूर्ण जो है ह्यूरिस्टिक्स मेथड। ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स मेथड का हम बात करते हैं कि ह्यूरिस्टिक्स मेथड को सर्वप्रथम किसने दिया, यह जानना जरूरी है। तो ह्यूरिस्टिक्स मेथड का जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ध्यान दीजिए, H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय सबसे पहले प्रणेता माने जाते हैं ह्यूरिस्टिक्स विधि की। ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे, सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज सिटी ऑफ गिल्डस लंदन में कार्य करते थे। इनका केंद्रीय पक्ष जो था, मूल जो केंद्रीय भावना था, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी छात्र सीखना चाहता है वह स्वयं प्रयोग करके सीखे और खोज करे
वही हमारा ह्यूरिस्टिक्स विधि है। अर्थात करके सीखने का सिद्धांत हमारा ह्यूरिस्टिक्स विधि के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें क्या है कि यह एक ऐसी विधि है जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को अनुसंधानकर्ता के रूप में बनाना पड़ता है। अर्थात एक छात्र इसमें रिसर्चर के रूप में उसको बनाना पड़ता है, और इस विधि में छात्रों को बताया नहीं जाता कि वे स्वयं खोज करते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ गाइडलाइन दिया जाता है, उनको विचार विमर्श किया जाता है, उनके समक्ष उनके मस्तिष्क का विकास किया जाता है, जिसके सहारे क्या है कि उनको आसानी से याद करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट को, कि आर्मस्ट्रांग महोदय ने कहा है कि यह मेरी केवल राय ही नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए कि यह मेरी केवल राय ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि कई वर्षों के, ठीक है, कई वर्षों के वास्तविक परीक्षण के बाद, किस प्रकार का परीक्षण? वास्तविक परीक्षण के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने वालों को अनिवार्य रूप से व्यवहारिक प्रश्नों का उचित अध्ययन क्या है। अर्थात हम जब तक बात करते हैं ह्यूरिस्टिक्स मेथड का, तो इसमें व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इसमें करके सीखने के सिद्धांत पर भी जोर दिया गया है। अब आते हैं हम पर्यवेक्षण विधि अर्थात असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड बच्चों में प्रदर्शन को इंगित करने के लिए, बच्चों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए, उनकी आयु के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके चिंतन के विकास करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए एक गृह असाइनमेंट अर्थात घर में किए जाने वाले कार्य और स्कूल असाइनमेंट दोनों का प्रयोग इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें वह कार्य को करके दिखाते हैं। छात्रों को गृह असाइनमेंट उत्तम जब नहीं होता है तो उसको भी स्कूल असाइनमेंट से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक उत्तम असाइनमेंट अर्थात पर्यवेक्षण विधि का जब हम प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों में, तो किस प्रकार की गुण उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि संक्षिप्त चरणबद्ध होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए और शॉर्ट मेथड से होनी चाहिए, ठीक। दूसरा हमारा है कि शिथिलता होनी चाहिए और विशेषकर परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए, और ऐसे गुणों का विकास करने योग्य होनी चाहिए जिससे उनका चिंतन का विकास हो, उनकी बुद्धि का विकास हो, उनकी शैक्षिक स्तर का विकास हो। तो ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि थे। खेल विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक्स विधि, पर्यवेक्षण विधि। और अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि जो है, प्रयोगशाला विधि विशेष रूप से स्कूल में रहकर कार्य किया जाता है। अन्वेषण विधि एक अनुसंधान के रूप में बच्चे करके सीखते हैं। तो इन सभी विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ध्यान से पढ़ें, देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में यूजीसी नेट्स में इसमें प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो निरंतर लेकर आऊँ। धन्यवाद।